दोस्तों, आज की कहानी है सास के सामने आई बहू की सच्चाई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक विवाह समारोह में नरेश की मां खूबसूरत टीना को देखते ही बहू बनाने का फैसला कर लेती है। 6 माह के अंदर नरेश और टीना की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी टीना माँ की रट लगाए रहती है। ससुराल में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टीना बड़ी बेरुखी से उसके साथ पेश आती है और नरेश से मायके जाने की जिद करती है। टीना के घर जाकर नरेश को यह एहसास होता है कि उसके घर में मां का राज है। पिता को कोई पूछता भी नहीं। शादी के कुछ ही हफ्तों में नरेश टीना की असलियत समझ जाता है कि टीना की गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं है, बल्कि बात बात पर वह उससे लड़ने के बहाने ढूंढती और नाराज होकर आत्महत्या की धमकी देने लगती है। टीना अपनी ससुराल और नरेश से जुड़ी हर बात की खबर अपनी मां को देती है और वह भी टीना को सही सलाह देने के बजाय नरेश पर नजर रखने को कहती है। टीना ने महसूस किया कि नरेश कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन टीना को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया, पर टीना के व्यवहार में कोई फर्क ना था। अपनी सास से वह नरेश के अनुरोध पर 10 से 15 दिनों में 1 मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी ना भूलती। एक दिन नरेश ने टीना को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन वापस घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर टीना अंदर ही अंदर कांप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर नंद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसके बूते की बात ना थी। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती। नरेश कभी विरोध ना करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता है। नरेश की कही बात टीना ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। यह तो बड़ी बुरी खबर है टीना। मम्मी, मैं तो नरेश के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। नरेश ना माना तो इसके लिए आप कोई उपाय करो ना मम्मी। अच्छा, सोचकर बताती हूँ, कहकर नीता ने फोन रख दिया। शाम को नरेश के आने से पहले नीता ने टीना को फोन किया। टीना, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। यह ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूँगी, कहकर टीना शांत हो गई। अगले दिन दोपहर को टीना के पास उसकी माँ का फोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है। बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नरेश को पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम उसे नरेश को जरूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी टीना के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। टीना ने वह बड़े प्यार से नरेश की उंगली में पहना दी। नरेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से टीना को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो अंगूठियाँ है। यह स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर नरेश ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छू लिया। टीना को राहत मिली। नरेश के साथ हुई पूरी बात टीना ने मम्मी को बताई। नीता बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारिक थी। वह बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 15 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। तुम इस बारे में नरेश से बात करना, इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को टीना ने नरेश को मम्मी से हुई पूरी बात बता दी और उससे मायके जाने की अनुमति ले ली। नरेश स्वयं उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया। नीता का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती।
इन 12 से 13 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका माँ बेटी को इंतजार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का पूरा लाभ चाहिए तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुलवा लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। नीता और टीना ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। टीना ने खामोशी तोड़ी, मम्मी अब क्या होगा? होना क्या है? अनुष्ठान के कारण नरेश का मन पहले ही काफी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारे किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान लेगा। तुम फोन करो तो सही। बाबा का ध्यान करके टीना ने नरेश को फोन मिलाया। कैसी हो टीना, कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है, आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। कोई खास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वह 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा और उसमें तुम्हारा आना जरूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी जी भी तो यह बात जानती हैं। मम्मी हम दोनों से अलग थोड़ी ही हैं। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इन अनुष्ठान से तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे 100%। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना टीना? मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा घर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक करा देंगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर रखनी है। ओह आई एम सॉरी कहकर नरेश ने फोन रख दिया। टीना ने जैसे समझाया था उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए नरेश दिल्ली पहुंच गया। टीना उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह नरेश को लेकर सीधा होटल आ गई और नरेश से लिपट कर बोली, ये 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसे ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो इसी में थी, मेरी नहीं हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलो कहाँ चलना है? बाबा के शिविर में। यह बाबा का शिविर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है कहकर नरेश चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वह टीना से बोला, डार्लिंग मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया, तुम नीचे चलो मैं उसे लेकर आता हूँ। टीना होटल के मुख्य गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। नरेश आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर नीता बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी। अंतिम आहुति के साथ उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। नीता ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताजे फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। टीना ने गाड़ी एक किनारे पार की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर टीना व नीता जो ही दुकान से बाहर निकले, सामने पापा के साथ नरेश की मम्मी पापा को देखकर वह दंग रह गई। नीता को काटो तो खून नहीं, वह अचकचा कर बोली, आप यहाँ, हम लोगों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में एक जरूरी काम से हमें जाना है। आप घर चलिए। टीना मेरी मम्मी को जरूरी काम नहीं बताओगी? टीना चुप रही तो नरेश ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। माँ जी बेटे के मोह में अंधी होकर क्या कर रही हैं यह इनको खुद नहीं पता। नरेश, टीना चीखी, मर गया तुम्हारा नरेश। तुम लोगों की पोल यहीं खोल दूं या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊं?
यह क्या कह रहे हो नरेश तुम? क्या हुआ बेटा? टीना के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने का साजिश रचते हैं। सुधा बोली, बहन जी मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। टीना के पापा हाथ जोड़कर बोले। सुधा एक नेक इंसान की बात ना टाल सकी। घर आकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है नीता? ये क्या बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ। सुधा बोली, शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी हर इच्छा नरेश पर लादती रहती और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा नरेश क्या करता? चुपचाप सब कुछ सहन करता या हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी टीना को उल्टी शिक्षा देती ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ ना करना पड़े। यह सच नहीं है। नीता बोली, तो आप ही बता दीजिए सच क्या है? नरेश तीखे स्वर में बोला, मेरे बेटे को बस में करने के लिए एमा बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए। हम स्वयं उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं। सुधा बोली, क्या यह सच है? पापा ने पूछा। यह क्या जवाब देंगी? इसने तो एक पल को भी अपनी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली थी। अब अपनी बेटी को आप अपने ही पास रखिए। इससे ना इसे तकलीफ होगी ना इसकी मम्मी को। मेरे बेटे को भी इनकी हरकत से मुक्ति मिल जाएगी। इस एक साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ ना सहा, क्या सुख मिला इसे शादी का। ससुराल के नाम से ही चिढ़ है टीना को। बेचारा छिपाकर सब बातें अपनी माँ को बताता रहा। मेरे समझाने पर उसने टीना की हर नाजायज बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि टीना को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों के किस्मत में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते तो किसी को हमारी बात का यकीन ना होता, सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। नरेश के पापा बोले। सुधा पति व बेटे के साथ जाने लगी तो टीना के पापा ने उसके पैर पकड़ लिए। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नीता ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब? पहले ये खुद मनमानी करती रही, अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही है। मेरी बेटी की गलती को माफ कर दीजिए, टीना के पापा बोले। नरेश उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी ससुराल में टीना को रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। मम्मी की सह पर टीना ने कभी आपको पिता होने का ओहदा ना दिया। जो लड़की पिता को कुछ ना समझे वह ससुराल को क्या समझेगी। अभी हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय तो टीना को लेना है। नरेश अपने मम्मी पापा के साथ वापस लखनऊ चला आया। ससुराल वाले से लज्जित होकर टीना बड़ी आहत थी। नीता की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नरेश अपने माता पिता के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी टीना व नीता को रत्ती भर भी उम्मीद ना थी। अपने घर में अपने ही कर्मों से नीता बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही प्रकाश बोले, तुम माँ बेटी की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी ओछी हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार प्रकाश की बातों का नीता ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वह खुद एकदम अकेली पड़ गई। नीता को गुमसुम देखकर टीना बोली, मम्मी जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों बंद किए हैं बेटी, उन्हें खोलना मेरा ही फर्ज है।
कहकर नीता ने अपनी ननद को फ़ोन मिलाया और सारी बात जो कि त्यों उन्हें बता दी। रमा ने भाभी की कही बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ही टीना का रिश्ता अपनी ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं सुधा व नरेश से बात करूंगी, रमा बोली। रमा मुझे माफ कर दो, यह बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सही सबको दिखा दिया। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाभी हिम्मत रखो, जिंदगी के रास्ते एकदम सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक रुकावट आने से मंजिल नहीं रुकती, रास्ते का फेर बढ़ जाता है। टीना को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस टीना को इस बदनामी से बचा लो। एक अच्छी पत्नी का अच्छी बहू होना जरूरी है। पति के दिल में उतरने का सबसे सरल रास्ता उसके माता पिता की सेवा से बनता है। तुम उसे इस बार नरेश के पास नहीं, सुधा के पास लखनऊ लेकर चलो, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। नीता के पहुंचने से पहले रमा सुधा के पास पहुंच चुकी थी। सुधा, टीना मक्कार नहीं भटकी हुई है, उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज बनता है। नीता के लाड प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। रमा के समझाने का सुधा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह रमा का आग्रह न टाल सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके परिवार के बीच कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी, नीता सिर झुकाकर बोली। यहाँ तक कि टीना से बात तक नहीं करूंगी। इसे जो कहना होगा अपने पापा से कहेगी, मुझसे नहीं। मैं टीना को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो इसे भी कुछ अच्छे संस्कार सिखा दीजिएगा। यह टीना के जीवन का प्रश्न है और उसे पति व उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट करना है। हम उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। सुधा बोली, मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। टीना बोली, यह घर तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना नहीं समझा, केवल पति तक सीमित होकर रह गई थी। तुम्हारी भावनाएं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। 6 महीने आपके साथ रहकर अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। सुधा ने नीता और टीना को माफ कर दिया। भारी मन से नीता ने टीना से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी, टीना, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ ना कह सकी। सही माने में सच्ची विदाई तो टीना की आज ही हुई थी, माँ के आशीर्वाद के साथ।